ब्रिटिश शासनकाल के समय एक अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर मिस्टर क्रिग ने भारत में रहते समय के कुछ संस्मरण प्रकाशित किए हैं। उनमें एक अध्याय भटकती आत्माओं का भी है। जिस घटना का उल्लेख उन्होंने किया है, उसकी भूमिका में लिखा है कि यदि यह मुकदमा मेरे सामने ना चला होता तो मैं इस घटना पर कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि भूत प्रेत के अस्तित्व पर इससे पहले मैंने कभी विश्वास किया ही नहीं। उनके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत घटनाक्रम का सार संक्षेप इस प्रकार है। घटना जनवरी 1937 की है। भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। केंद्रीय सरकार के भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी स्थानांतरित होकर शिमला आए थे। जो बंगला उन्हें रहने के लिए मिला था, उसमें प्रथम रात्रि को एक महिला की छाया दिखाई दी। साथ ही घंटों की आवाज भी सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही श्री रामास्वामी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन वह बंगला छोड़ दिया। श्री रामास्वामी के बंगला छोड़ने के बाद वह बंगला एक दूसरे मुस्लिम भारतीय अधिकारी को अलॉट कर दिया गया। जब यह अधिकारी उस बंगले में रहने गए तो पहले ही दिन ठीक आधी रात के समय एक सफेद पोश महिला दिखाई दी। जहांगीरी घंटों की आवाज उसके आने के साथ बंगले में गूंज उठी। महिला की सिसकियां स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही थीं। मुस्लिम अधिकारी उसी समय चीत्कार करते हुए बंगला छोड़कर भागे तथा उक्त आश्चर्यजनक घटना की सूचना पुलिस तथा उच्च अधिकारियों को भी दी। सूचना के उपरांत एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सिपाहियों के साथ उस बंगले में पड़ाव डाला। रात के ठीक 12 बजे वही सफेद पोश महिला ऊंची एड़ी की चप्पलें पहने सुनाई दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर से लगातार 5 से 6 गोलियां उस पर चलाई, किंतु उस पर कोई प्रभाव ना पड़ा। पहले सिसकियां तथा फिर ठहाका मारकर हंसने की आवाज तथा बाद में जहांगीर घाटों की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर के होश हवास उड़ गए। पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर तथा सिपाही उस बंगले से निकलकर भाग खड़े हुए। इस घटना में शिमला ही नहीं, दिल्ली के केंद्रीय सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया। प्रेतात्मा के इस रहस्यमय स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली से एक अनुभवी एवं साहसी इंस्पेक्टर श्री आगा के नेतृत्व में एक पुलिस दस्ता घटना की जांच के लिए भेजा। इंस्पेक्टर आगा ने सिपाहियों को बंगलों के चारों ओर तैनात कर दिया तथा स्वयं डाइनिंग रूम की एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। इंस्पेक्टर आगा की कुर्सी पर बैठते ही एक विचित्र बिल्ली उनके पास से उछलकर मचाती हुई उनके पास आ गई। वह भयभीत तो हुए, परंतु साहस जुटाकर अपना रिवॉल्वर भरकर सचेत हो गए। रात के ठीक 12 बजे उसी सफेद पोश महिला की छाया इंस्पेक्टर आगा को दिखाई दी। इंस्पेक्टर आगा ने अपना रिवॉल्वर संभाला ही था कि छाया ने कहा, ठहरिए, आप एक नेक तथा चरित्रवान अधिकारी हैं। मुझ अबला पर बिना किसी कारण क्रोध क्यों करते हैं? वैसे आपका रिवॉल्वर मेरा कुछ नहीं। कर इंस्पेक्टर आगा सहम गए तथा नम्रता से बोले, आप कौन हैं? क्या अपना परिचय मुझे देंगी? छाया ने कहा, मैं एक पीड़ित औरत हूँ। क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में मेरी मदद करेंगे? यदि आप वादा करते हैं तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। इंस्पेक्टर आगा ने तुरंत कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। आश्वासन पाकर छाया ने अपनी दुख भरी कहानी कहना प्रारंभ की। मैं एक पहाड़ी लड़की थी। शादी से पहले का मेरा नाम आवेरी था। मेरी माँ वैश्या का धंधा करती थी। मेरी सुंदरता को देखकर शिमला के तत्कालीन पादरा मिस्टर आयजिक मेरी और आकृष्ट होने लगे। आयजिक तथा मेरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। माँ के विरोध के बावजूद भी मैंने तथा आयजिक ने कोर्ट मैरिज कर ली। आयजिक को भी अपने माता पिता का विरोध सहना पड़ा। यह बंगला उस समय आयजिक का ही था तथा हम दोनों इसी में रहते थे। मेरी माँ मुझे भी वैश्या के रूप में देखना चाहती थी, किंतु मैंने वैसा ना करने का संकल्प कर लिया था। इंस्पेक्टर आगा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ?
छाया ने कहा, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई तो मेरी माँ ने आयजिक से संबंध विच्छेद करने के लिए मुझ पर दबाव डाला, क्योंकि उसकी नज़र में पैसों का महत्व अधिक था तथा मुझे प्रेम महत्वपूर्ण जान पड़ा। मैंने माँ की बात को नज़रअंदाज किया। इसी दरमियान आयजिक के पिता का तार आया, जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया था। आयजिक ने मुझे बताया कि अगर वह नहीं गया तो उसके पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथों से निकल जाएगी। मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक विदा किया तथा बंगले में अकेले रहने लगी। लगभग 2 महीने बाद आयजिक वापस आया तथा प्रेम प्रदर्शित करते हुए चुम्बन लेने के लिए बहाने मेरे गले में रुमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर आगा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे क्या हुआ बताओ? छाया ने कहा, हाँ सुनिए। मेरी लाश पीछे वाले कमरे के बीचों बीच गड़ी है। पलस्तर उखाड़ने पर एक पत्थर के नीचे मेरा शव के अवशिष्ट भाग अब भी मिल जाएंगे। आयजिक का रुमाल तथा जेब का कुछ सामान भी उसी में पड़ा मिल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आयजिक पर मुकदमा चलाकर उसे प्राण दंड दिलाया जाए। इस संबंध में मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगी। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। इंस्पेक्टर आगा ने आवेरी के पूरे कथनों को नोट किया तथा अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना से अवगत करवाया। फौरन इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस कमरे की खुदाई शुरू की गई। एक महिला के शव के साथ एक रुमाल तथा अन्य सामान भी मिला। इतना प्रमाण मिलने पर आयजिक के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर करा दिया गया। मुकदमे के आयजिक के वकील ने कहा, यदि यह बयान जो इंस्पेक्टर आगा ने नोट किए हैं आवेरी के हैं तो इसमें उसका हस्ताक्षर क्यों नहीं है? इंस्पेक्टर आगा ने समय मांगा तथा दूसरे दिन उसी बंगले में आवेरी की छाया की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु छाया समय से पहले ही उस कमरे में उपस्थित हो गई। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा, आगा साहब, आप कागज टेबल पर रखे तो हस्ताक्षर मैं कर देती हूँ। इंस्पेक्टर आगा ने उसके कहे अनुसार कागज टेबल पर रखा तथा देखता रहा। कागज पर लिखा गया, मैं बयान देती हूँ कि मैंने जो कथन इंस्पेक्टर के समक्ष दिए हैं वे मेरे ही हैं। उक्त बयानों में मेरे ही हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर आवेरी। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ। वकील तथा जज सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज की फाइल में बंद आवेरी के बयानों में भी पाए गए। पुनः बचाव पक्ष के वकील ने प्रश्न किया, यदि आवेरी हस्ताक्षर कर सकती है तो कोर्ट में आकर बयान भी दे सकती है। ऐसा प्रमाण या सबूत दे जिससे यह विश्वास किया जा सके कि वे हस्ताक्षर आवेरी के ही हैं। समय मांगकर इंस्पेक्टर आगा वापस रात में आवेरी से मिलने गया तथा उसे सारी बात बताई तो आवेरी ने बॉम्बे से भेजा गया आयजिक के पिता का तार व कोर्ट मैरिज के कागजात के बारे में बताया तथा उन्हें कहा बंगले में रखा गया है यह भी बताया। आवेरी ने यह भी बताया आयजिक के पिता की मृत्यु हो चुकी है। यह झूठा तथा फर्जी तार आयजिक ने मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए मंगवाया था। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने आयजिक के नाम की जाली तार व विवाह के कागजात प्रस्तुत कर दिए। आयजिक ने तो यह सिद्ध कर सका कि उसने आवेरी को तलाक दिया था, न यह बता सका कि वह कहाँ है। अंततः आयजिक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे फांसी की सजा सुनाई दी गई। प्राणदंड के निर्णय के दिन इंस्पेक्टर आगा पुनः उसी बंगले में गए। जब वह उसी कमरे में आवेरी का इंतजार कर रहे थे तो अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई। स्वप्न में आवेरी की छाया ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा कहा, अब मेरी आत्मा को पूर्ण तरह शांति मिल चुकी है तथा अब इस छाया शरीर से मुक्त हो रही हूँ, अतः भविष्य में आपसे ना मिल सकूंगी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है इस एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकती, परंतु मेरी यह इच्छा है कि बेडरूम के पीछे वाला खिड़की के नीचे एक बक्सा गड़ा हुआ है, उसे आप खोद कर निकाल लें तथा अपनी धर्म पत्नी को मेरी हार्दिक भेंट के रूप में उसे दे दें। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। सुबह होने पर इंस्पेक्टर आगा ने वह स्थान खुदवाया। वास्तव में उस स्थान पर एक बक्सा निकला जिसमें लगभग 40,000 रुपए के मूल्य के सोने के आभूषण मिले। इंस्पेक्टर आगा ने पूरी ईमानदारी के साथ बक्से को सरकारी खजाने में जमा कर दिया।
परंतु अंग्रेजी सरकार ने इंस्पेक्टर आगा की ईमानदारी तथा सफल प्रयासों के पुरस्कार स्वरूप वह पूरी संपत्ति उन्हें ही दे दी।